दोस्तों आखिर कौन बनने वाला है सेथ रॉलिंस का तीसरा पार्टनर। और वहीं जॉन सीना के लास्ट मैच की डेट हुई रिवील। खैर बैकलैश खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, जिसको टू बी ऑनेस्ट मैं तो इतना खास समझता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ एक चीज होने वाली है, सेथ रॉलिंस की टीम का थर्ड मेंबर रिवील। देखिए जो जोड़ तोड़ मैंने लगाई है वो थोड़ी अलग है लेकिन लॉजिकल है। देखिए कुछ टाइम पहले सेथ रॉलिंस को एक रोल मिला था कैप्टन अमेरिका मूवी में, जिसको बाद में डायरेक्टर कट कर देते हैं। तो यही बात सेथ के दिल पे लगी होगी और इसी चीज को मुद्दा बना के वो द रॉक के साथ में हाथ मिला सकते हैं, ताकि रॉक उनको हॉलीवुड में और चांसेस दिलवाए मूवीज में। क्योंकि द रॉक ने भी पैट के शो पे रिवील किया था कि कोई एक बंदा है जो अपनी सोल को सेल पे लगा रहा है। अब ये तो कनेक्शन हो गया द रॉक से। वहीं थर्ड मेंबर की बात करें तो वो हो सकते हैं जॉन सीना, क्योंकि जॉन सीना और सीएम पंक के बीच में भी एक ना एक मैच तो होना ही है। तो ये एक रूट बन सकती है जिसके थ्रू स्टोरी लाइन जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक तक जा सके। रही बात जॉन सीना की, तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो सकता है उनका मैच R-Truth के साथ हो, और ये मैच हो सकता है टाइटल के लिए नहीं होने वाला, लेकिन जॉन सीना को एडवर्टाइज किया जा रहा है तो वो वहाँ पे आएंगे तो है ही। और R-Truth ने अपने चाइल्डहुड हीरो से AA खाया है तो वो भी बदले की तलाश में तो होंगे। साथ ही जॉन सीना का जो लास्ट मैच वो WWE के अंदर लड़ने वाले हैं उसकी डेट भी हो गई है रिवील। मोस्ट प्रोबेबली 13 दिसंबर को जॉन सीना अपनी फाइनल अपीयरेंस करने वाले हैं, और उसके बाद जॉन सीना WWE की जेल से फरार। और पता है उस दिन कौन सा PLE है? सैटरडे नाइट मेन इवेंट। भाई जॉन सीना रिटायर हो रहा है, कम से कम एक PLE तो उसके नाम का दे दो। कई फैंस का कहना है कि रूथलेस अग्रेशन नाम से कोई पेपर व्यू होना चाहिए जिसमें जॉन सीना रिटायर हो। आपका क्या मानना है इस पूरी सिचुएशन को लेके? कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा तो यही कहना है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट स्टोरी को सही से एंड किया जाए। वहीं दोस्तों जॉन सीना ओटन को हराने के बाद थोड़ा सा अपना बेबी फेस टर्न भी दिखाते हैं। अब बंदे के पास सिर्फ एक ही साल है तो सारे इमोशंस जल्दी जल्दी ही दिखने वाले हैं हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जॉन सीना एज अ हील ही अपने करियर को खत्म करें, और एज अ हील नहीं बल्कि एक मैसेज के साथ खत्म करें। और ये मैसेज उन फैंस के लिए होना चाहिए जो बार बार बदल जाते हैं। किसी सुपरस्टार की इतना पुश करने के बाद भी उसको बू करते हैं। उनकी स्टोरी लाइन को उन फैंस को जाके टच करना चाहिए। ऑल्दो जॉन सीना तो ऐसी स्टोरी चाहते हैं, बाकी ट्रिपल एच की मर्जी। बाकी दोस्तों काफी टाइम से एक पॉइंट पेंडिंग पड़ा था डिस्कस करने के लिए, वो था रिसेंटली जो WWE सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमन जिसमें सबसे बड़ा नाम है, लेकिन उनके साथ में और कई सुपरस्टार्स भी थे। पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सोनिया डेविल और शेना बेजलर। PFC करके इन्होंने एक टीम बनाई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ जोई स्टार्क को ही रखा गया है, क्योंकि जोई स्टार्क में दम है हर तरह के एक्सट्रीम मूवमेंट्स देने का। लास्ट टाइम मनी इन द बैंक में भी उन्होंने बड़ा खास मूवमेंट दिया था। वही सोनिया डेविल की बात करें तो उनको इंजरीज रेगुलरली होती रहती हैं, तो इसी वजह से हो सकता है WWE ने उनको रिलीज किया है। वही शेना बेजलर की बात करें तो वो लगती तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका माइक वर्क बिल्कुल खराब है। दूसरे सेट की बात करें तो पॉल अर्लिंग, एकम एंड रेजर, इनको केरियन क्रॉस, मिज, सबको मिला के एक मोहल्ला सा बना दिया था WWE वालों ने। ना उसमें किसी के कैरेक्टर बन पा रहे थे, ना किसी के बिगड़ पा रहे थे। एंड में WWE करती क्या है, दो सुपर हैवी वेट्स को रिलीज कर देती है। वैसे जो ये अंकल थे पॉल, इन्होंने भी कोई खास इम्पैक्ट दिया नहीं था किसी स्टोरी लाइन में। इनको निकालना तो समझ भी आता है, लेकिन एकम और रेजर काफी अच्छे पोटेंशियल रखते थे। इनको एज अ हैवी वेट सुपरस्टार यूज कर सकती थी WWE, बट हो सकता है कि फैंस इनको बार बार देख के काफी बोर हो गए थे। फिर बात करते हैं कैड्रिक अलेक्जेंडर की। कैड्रिक एक टाइम पे बहुत ही पोटेंशियल बंदे थे WWE के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि 35 साल के इस लौंडे को बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं AEW की तरफ से। इसी वजह से शायद उन्होंने खुद ही सेल्फ रिलीज करवा लिया खुद को। फिर दोस्तों बात करते हैं ब्लेयर डेवेनपोर्ट की और आयला डॉन की। ओके, इस पूरी लिस्ट के अंदर जिसके साथ सबसे बुरा हुआ है वो है ब्लेयर डेवेनपोर्ट। आई मीन बंदी को कोई भी स्टोरी लाइन के अंदर सही से पुश दिया नहीं गया, और 28 साल की इस पोटेंशियल लड़की को WWE से निकाल दिया गया। इंडी सर्किट यानी WWE के बाहर जो छोटे छोटे शोज होते हैं वहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बंदी के अंदर बहुत ज्यादा कैलिबर था, लेकिन उनको WWE ने रिलीज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आयला डॉन को तो टैग टीम चैंपियन भी बनाया था वुमेन्स का। नए नए कैरेक्टर्स उनके ऊपर ट्राई करे जा रहे थे, और उनका रिलीज भी काफी शॉकिंग था। इसके बाद बात करते हैं डिकोटा काय की। डिकोटा काय की बात करें तो नो डाउट उनको बड़ी बड़ी स्टोरी लाइंस का पार्ट बनाया गया था, उनको अपॉर्चुनिटीज भी दी गई थी, लेकिन वो भी इंजरी प्रोन ज्यादा थी, इसलिए शायद उनको WWE ने रिलीज कर दिया। वहीं फिर बात करते हैं एलेंट्रा लोपेज की, जो कि एस्कोबार के साथ नए नए कपड़े पहन के आती थी। WWE वालों ने उनके बहुत कपड़े बदलवाए और एंड में उनको ही बदल दिया।
फिर बात करते हैं जियोवानी विंची की, जिनका पूरा एक ट्रेलर बनाया गया था एक शहजादे वाले कैरेक्टर के साथ में, लेकिन बंदे को मजाक बना के लात मार के भगा दिया जाता है जैसे गुंथर ने भगाया था। और एंड में अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की। देखिए ब्रॉन स्ट्रोमन ने बहुत ज्यादा WWE के लिए किया है। उन्होंने हर एक शो के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है और हर जगह पे अपनी स्टोरी लाइन के अंदर पार्ट देने की कोशिश भी की है। ब्रॉन्सन रीड को भी एक अच्छा पुश दिलवाने में ब्रॉन स्ट्रोमन का बहुत बड़ा हाथ था और ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को यूज न किया गया हो। उसके बावजूद भी ब्रॉन स्ट्रोमन को रिलीज कर देना WWE का एक शॉकिंग मूव था। I mean, आप उनको स्टोरी लाइन का पार्ट्स ना बना के छोटे छोटे सेगमेंट्स का पार्ट बना सकते थे या फिर रोमन रेंस की तरह छोटी छोटी छुट्टियों पे भेज सकते थे। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है WWE ने उनको रिलीज कर दिया क्योंकि उनके खाने का बिल ज्यादा आ रहा था। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। सो दोस्तों ये तो थे सारे रिलीज। आप बताओ आपको किसके जाने पे सबसे ज्यादा दुख हुआ। बाकी दोस्तों लोग गए हैं तो कुछ लोग आए भी हैं, जिसमें अभी सबसे ज्यादा बड़ा नाम चल रहा है जेफ कोब का। जेफ कोब जिनका नया नाम शायद जेसी मैट्यो रखा जाने वाला है। बताया जा रहा है कि ये नेम WWE ने रिसेंटली रजिस्टर किया है। अब आपको कौन सा नाम बढ़िया लग रहा है, जेफ कोब या जेसी मैट्यो? खैर मुझे तो जेफ कोब लग रहा है। ये जेसी मैट्यो तो ऐसा लग रहा है जैसे जेसीबी की कंपनी का नाम हो। वही दोस्तों अब बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। वही दोस्तों टेलीग्राम पे हमने एक प्यारी सी कम्युनिटी बनाई है जिसका पार्ट आप भी बन सकते हैं, जहां होती है WWE के रिलेटेड खास बातें और डिस्कशंस। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है तो जाके जल्दी ज्वाइन कर लें। वहीं जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा था उन्हें कल से पता था कि आज अपडेट वीडियो आने वाली है। वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पिक किए हैं, आइए उनका जवाब देता हूँ। सबसे पहले प्रिंस राज पूछते हैं रोमन रेंस दोबारा चैंपियन कब बनेंगे और किसके अगेंस्ट? देखिए रोमन रेंस अब समर स्लैम के टाइम एक राइवलरी तो कर सकते हैं या फिर वो डायरेक्ट रेसलमेनिया में भी आ सकते हैं। ये तो फिक्स है कि जॉन सीना को जो एंड में जाके हराने वाला है उसके अगेंस्ट तो रोमन रेंस पक्का आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमको सेथ वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। वहां पे आपको चैंपियनशिप मैच भी मिल जाएगा। बात करें समर स्लैम की तो रोमन रेंस आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे भी वो सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी लाइन का पार्ट बन सकते हैं। वही संगनेश कुमार पूछ रहे हैं रैंडी ओटन का फ्यूचर। देखिए रैंडी ओटन अभी एक रॉ या स्मैकडाउन कहां जाएंगे उसकी राइवलरी में फंसने वाले हैं, क्योंकि निक एल्डिस को वो लगातार आरकेओ मार रहे हैं और उसका रिप्लाई निक एल्डिस कुछ दे नहीं रहे हैं। हो सकता है एक बड़े शॉकर के साथ एक नई स्टोरी लाइन के साथ निक एल्डिस उनका रिप्लाई दें, या ये भी हो सकता है कि निक एल्डिस भी कच्चा पहन के आ जाए और रेसलिंग के लिए तैयार हो। भाई AR मुखर्जी पूछ रहे हैं जिमी ऊसो का फ्यूचर। हाँ भाई मानता हूँ जिमी ऊसो को उतना पुश नहीं मिल रहा जितना जे को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जिमी ऊसो उतना सीरियस बंदा भी नहीं है रियल लाइफ में। कई बार बंदे ने अपना डिसिप्लिन खोया है। कल चैंपियन बन के पार्टी करके किसी की गाड़ी उड़ा दे तो WWE का बड़ा बुरा नाम हो सकता है। तो WWE ऐसे बंदे के साथ अपनी रेपुटेशन पे रिस्क तो नहीं लेगी। सो इसी वजह से जे ऊसो को इतना पुश मिला, लेकिन जिमी ऊसो को अभी तक उतना पुश नहीं दिया है। हो सकता है आगे जाके जब वो और डिसिप्लिन्ड हो जाए तो उनको भी एक मौका मिल सके। तब तक तो इसी तरीके से छोटी छोटी स्टोरी लाइंस का पार्ट वो बनते रहेंगे। वही रॉय पूछते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का क्या फ्यूचर होने वाला है। ओके सो यही एक बंदा है जिसके साथ WWE सबसे बुरा कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है ड्रू को अब US टाइटल की रेस में डाला जाएगा। उनका एक फेस टर्न भी करवाया जा सकता है जेकब फाटू के अगेंस्ट। वही मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ऑलरेडी ड्रू लास्ट टाइम जीत चुके हैं, तो इस बार उनका जीतना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तो उनके लिए अभी सिर्फ US टाइटल ही बचता है जिसके लिए उनको लड़ लेना चाहिए। वही पंचतान पूछते हैं कोई बढ़िया टैग टीम बनने का क्या चांस है। देखिए ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की एक टैग टीम शायद आगे जाके हमको देखने को मिलेगी। उसके अलावा रे फिनिक्स और पेंटा, ये दोनों बंदे साथ में बहुत ही अच्छा ऑलरेडी काम पहले डिलीवर कर चुके हैं, तो इन दोनों की टैग टीम भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वरना पेले जाओगे, समझे? सायोनारा।